हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना है एरिया वेक्टर। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, बट हम फिजिक्स में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं। ऑल्दो स्केलर में भी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन उसको वेक्टर क्वांटिटी हम मान के चलेंगे। और वो वेक्टर किस तरह से है, उसकी डायरेक्शन क्या है, पहले उस बात को समझते हैं। एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोर्ड लूं तो बोर्ड के जो नॉर्मल होगा वो एरिया वेक्टर है, करेक्ट। अब सपोज करो कोई और सरफेस ले लेते हैं, कोई भी सरफेस अगर मैं लूं, जैसे ये ले लेता हूं मैं। अब इसके अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये स्फीयर है। अब इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, जो सेंटर से पास करे, लाइक दिस। ये ऐसे, ये जाएगा, ये भी नॉर्मल। मतलब इसको तुम एस वेक्टर भी बोल सकते हो। डायरेक्शन के लिए तुम एस कैप भी यूज कर सकते हो। वैसे ज्यादातर बुक्स में एन कैप यूज करते हैं कि नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की ये एन कैप होगी। सो कहने का मतलब, जब भी तुमने करना है, एरिया वेक्टर क्या है, जो भी सरफेस होगा उसका परपेंडिकुलर, नॉर्मल to the surface. So area vector is normal to the surface. तो अब बाकी सब तो समझ आ रहा है, इसमें भी समझ आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, तुम्हें जो एरिया दिया होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो हमें पॉइंट्स दे दिए। सपोज करो कोई भी पॉइंट्स दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 0,3, मान लो ये है। अब ये अगर हम दें 3 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, मे भी हो सकता है ये ट्रायंगल का पॉइंट दिया हो कि ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगुलर एरिया को निकालना भी है हमें, और इसका वेक्टर भी निकालना है। तो कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स एक बात समझो, हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। क्रॉस प्रोडक्ट सबको ध्यान होना चाहिए। हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता था। ये पढ़ा है सबने, ये मैंने पहले भी थोड़ा बताया। सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सी वेक्टर है, यानी ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट, जो है क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो मैग्नीट्यूड, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप इसको प्रूव कर लेना, ए बी साइन थीटा कैसे आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड। अब सपोज करो मुझे निकालना है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इसका हाफ करना पड़ेगा मुझे। तो पहला काम क्या करना है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, पहले ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट लें, इसको मैं मान लेता हूं ए वेक्टर, और ये ले लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज ए वेक्टर, 3i कैप प्लस, कर लोगे ना ये, 3j कैप प्लस 3k कैप, ये ए वेक्टर आ गया। माइनस कर लेना, फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरह से इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या बनेगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 6i कैप, देन माइनस 2j कैप प्लस 0 आ गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। मैं बता देता हूं, वैसे तुम लोगों ने पढ़ा है वैसे तो, बट आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 3 3 देन 6 माइनस 2 0, ऐसे। हम कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इस पर ऐसे हाथ रखा, आई कैप, सबसे पहले आई कैप, इस पे हाथ रखा, 3 माइनस 3 टू 6 माइनस 6 माइनस जे कैप, ऐसे 3 इंटू 0 0 माइनस 6 3 18 प्लस, उसके बाद के कैप माइनस, यहां से याद रखेंगे, -6 -9, ऐसा है ना, -6 -9 नहीं, सॉरी, -18
करेक्ट। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा, 3 + 6 9, 9 i कैप प्लस 18 j कैप माइनस 24 k कैप। दिस इज व्हाट, सी वेक्टर या एरिया वेक्टर मान लो इसको। अब ये एरिया वेक्टर बन गया। इसका अब क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड आता है सबको निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। और जो मैग्नीट्यूड है अगर उसको तुम हाफ कर दोगे, इसको अगर हाफ कर दोगे तो वो क्या देगा, इस ट्रायंगल का एरिया देगा, पहली बात। और अगर मुझे सिर्फ इसकी डायरेक्शन चाहिए तो कैसे करेंगे, तो इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा, सी कैप। क्या होता है यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो एक बात क्लियर है सबको, हमें जब भी सरफेस दिया होगा तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है स्टूडेंट, एक बात सोचो, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे पानी होता है, जैसे है ना, पानी फ्लो करता है टैप में से, तो हमने देखा है काफी सारी नंबर ऑफ लाइंस जो है दिखती हैं, होती नहीं है पर दिखती हैं, वो लगती हैं, बहुत सारी लाइंस। क्या हम गिन सकते हैं उसको, नहीं गिन सकते। तो हमने क्या किया है, उसको समझने के लिए हमने एक टर्म बनाई है फ्लक्स, वहां पर हम बोलते हैं वाटर फ्लक्स। यहां मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मींस अब जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो एक बात ध्यान रखो, तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अपने आप पढ़ना है। मैंने शायद पहले भी बताया था, वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बहुत जरूरी है और पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है। अगर किसी को नहीं आता तो वो दोबारा से देखें, वैसे +1 में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप खुद कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। डॉट प्रोडक्ट आ गया, देखो इससे पहले मैंने एक एरिया वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया था, तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। अब सुनो, जैसे मान लो ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स की क्या आया, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, दैट इज फ्लक्स। एंड इसको मैं अगर खोलता हूं, दैट इज E S cos थीटा। ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट। अब जो फ्लक्स है, जैसा मैंने बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये सरफेस है, इसमें से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगे, तो लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगी ना, इस तरह से, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द, ये cos थीटा जो है किसके बीच में एंगल है, ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, करेक्ट। अब एक बात बताओ, सबसे जैसे मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि जैसे नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब मुझे ये बताओ, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस। आपने मुझे ये बताना है, सरफेस लिख दूं मैं, सरफेस, दिस इज सरफेस। तुम्हें बताना है, पॉज करो वीडियो और बताओ दोनों में से कहां, ये इसमें बता दो। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो फ्लक्स 0 होगी या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये बताना आपने। पॉज द वीडियो एंड देन टेल मी द आंसर। ओके, मुझे पता है वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर क्या आया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा 0, जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्यों? तुमने सोचा ये तो बहुत मजेदार है, परपेंडिकुलर तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू तो हम 90 डाल देते हैं और मेडिकल वाले खुश हुए होंगे, cos 90 तो 0 होता है, बहुत मजा आ गया ये तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस, इट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो इसका, ये जैसे ये वाला केस है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो इसका मतलब फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, ES cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1, ES, तो इसका मतलब फ्लक्स इज मैक्सिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्लक्स इज मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगी,
जब देखो अब यही लेता हूं मैं सरफेस और ऐसे हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब पैरेलल टू द सरफेस, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो फ्लक्स विल बी 0। करेक्ट। देखो स्टूडेंट इसमें पता है क्या होता है, जैसे मैंने एक बात बताया, अब थोड़ा समझे। मैं इस बोर्ड को ले लेता हूं, ठीक है, और सपोज अंदर से खाली है ये और पानी गिर रहा है इसमें। अगर इसमें पानी गिर रहा है तो बताओ जब मैं ऐसे रखूंगा तब ज्यादा पानी क्रॉस करेगा या ऐसे रखूंगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ऐसे रखूंगा तब सबसे ज्यादा पानी इसमें से निकलेगा, और जब मैं ऐसे रखूंगा तो सबसे कम होगा। तो बस फिर सिंपल सी बात, यही पॉइंट यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। तो आगे से माइंड में रखना है ये बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस ये, और अदरवाइज जो मैंने बताया पानी का एग्जांपल ले लेना, वहां से तुम्हें पता लगता रहेगा। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुम्हें और एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन XY प्लेन, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन XY प्लेन। ये आपने करना है सॉल्व क्वेश्चन सोच समझ के, ठीक है, एरिया वेक्टर बनाकर। ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस वेक्टर। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, एस वेक्टर नहीं पता। क्या है एस वेक्टर? सबसे पहले देखो यूनिट्स, कई स्टूडेंट ने यहां गलती की होगी। यूनिट्स 2 सेंटीमीटर को हम अगर चेंज करें मीटर में तो कितना होगा 10⁻², इसका होल स्क्वायर, राइट। तो कितना बन गया 2 × 10⁻⁴। ये कितना बन गया मीटर स्क्वायर। बोलो ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है। नाउ फ्लक्स किसके इक्वल हो गया E वेक्टर डॉट S वेक्टर। आप लगा दो अब फॉर्मूला। अच्छा यहां S वेक्टर मैंने नहीं बनाया, 2 × 10⁻⁴ ना, तो S वेक्टर XY प्लेन बोला इन्होंने, यानी ये है XY प्लेन, ये XY प्लेन है, ये Z एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इस डायरेक्शन में, k कैप। तो मैं इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा साथ में, k कैप। तो अब क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी 2k कैप। अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो तुम खुद बताओ किसके साथ होगा, i कैप और j कैप के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो सिर्फ इसके साथ होगा। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 4 × 8 × 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या थे, न्यूटन पर कूलम, देन आगे इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। समझ आया कैसे? अगर ये XY प्लेन है तो मैं k कैप लूंगा, अगर होता YZ प्लेन, अगर ये YZ प्लेन होता तो मैं x एक्सिस ले लेता, अगर XZ होता तो मैं y एक्सिस ले लेता, यानी j कैप ले लेता। सो इस तरह से आपने करना है। अच्छा एक और बात, अब हम बात करते हैं फ्लक्स की फिर से। तो फ्लक्स जो है इसके डायमेंशंस, सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस पता है, इसके डायमेंशंस ये बुक से पढ़ना है आपने अपने आप। डायमेंशंस इसके क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, राइट। इसके डायमेंशन, इसके यूनिट्स, ये अपने आप मैंने बोला हर केस में आपने पढ़ने हैं। इसके डायमेंशन क्या है, इसके यूनिट क्या है, ठीक है। नाउ एक और बात, जैसे फ्लक्स ये तो था, देखो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एस, तब मैंने क्या लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमें स्मॉल फ्लक्स निकालनी हो ना, स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू EDS, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर होगा स्मॉल फ्लक्स के लिए। सपोज करो कोई भी सरफेस है, मान लो कोई इस तरह का सरफेस है, ठीक है, और मुझे ये स्मॉल एरिया लिया मैंने DS, और अब फ्लक्स निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को n कैप, इधर को n कैप। मैंने बताया था n कैप क्या चीज है, एरिया वेक्टर के लिए यूज करेंगे, नॉर्मल वेक्टर के लिए। तो हम EDS, तो ऐसे केस में हम स्मॉल फ्लक्स के लिए E वेक्टर डॉट DS यूज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें याद होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क डन के लिए यूज करते हैं। दिस इज यूज एज स्मॉल वर्क डन, करेक्ट। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। ओके तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 32 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द सरफेस विद एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो आपने इसकी फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सोच के फ्लक्स की, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, ठीक है।
नाउ क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। नाउ काफी सारे स्टूडेंट ने गलती की होगी, यहां थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले ली होगी, जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या होना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, यानी 30 डिग्री प्लेन के साथ है इसका एंगल, तो इसका मतलब नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री। नाउ यू कैन सॉल्व इट। है समझ, इस तरह से करना था, पर ये गलती नहीं करना, बस यही गलती होती है बार बार। आप जो एंगल लेते हो ना, ये एंगल जो है ईडीएस कॉस थीटा जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ये दी हुई है, अल्फा की वैल्यू ये है, और तुम्हें फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। एनीवे, तो मैं बताता हूं, यहां देखो ये ओरिजिन है 0 0 0, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो अल्फा रूट एक्स के साथ वेरिएबल है इसका, यानी ऐसे जा रही है। वैसे इसमें मेंशन भी किया हुआ है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, अल्फा की वैल्यू तुम डाल सकते हो, एक्स की वैल्यू में, अल्फा बाद में डाल लेना, मैं सिर्फ बता देता हूं तुम्हें। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है और यहां से बाहर निकल रही है। मान लो ये E1 है और ये E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब है, एरिया तो स्क्वायर ही रहेगा। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं कि फ्लक्स एंटर कितनी कर रही है, फ्लक्स एंटरिंग 5 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स क्या है, ए है ना, यहां से यहां देखो ए रूट ए इनटू एरिया, एरिया क्या है, ए स्क्वायर। ओके, नाउ फ्लक्स 2, ये तो एंटर कर रही है फ्लक्स, क्या होगा, अल्फा रूट कितना, यहां पहुंच गया, यहां कितना होगा, रूट 2a, राइट। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया ए स्क्वायर है। अब मुझे क्या निकालना है, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स जो होगी दैट इज 5 माइनस 5। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, करेक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, अल्फा रूट 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा रूट ए इंटू ए स्क्वायर। तो अब इसमें से अल्फा रूट ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बन गया, आप देखो ये क्या बन गया, रूट 2 माइनस 1। सो दैट इज योर आंसर। अब इसमें अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू जो भी तुम्हें दी होंगी बुक में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल तुम्हें दिया हुआ है और यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, आपने ध्यान से इसको स्टडी करना है। आपने डेफिनेशन, अच्छा अगर कभी तुम्हें हो डेफिनेशन भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, इसको यूनिट बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। वो डेफिनेशन तुम कर सकते हो, यूनिट्स, डायमेंशन, ये सब आपने करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस थ्योरम, तो आपने यहां तक ये कर लेना, इसके न्यूमेरिकल अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं नेक्स्ट में करूंगा कवर, ठीक है। ओके।